हे एवरीवन, हिल गार्डन में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। ये फिल्म एम्पर का एपिसोड नंबर 16 और ये एपिसोड कई ट्विस्ट एंड टर्न्स लेने वाला है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो फटाफट से नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस कर दो। तब तक हम जान लेते हैं कि पिछले पार्ट में क्या हुआ था। जब जियान ड्रैगोनिक डीमन खोर के लिए इन रिमेन्स के गहराइयों में जाता है, गोल्डन ड्रैगन एक जगह को सेंस करते हैं। वहाँ पे एक ड्रैगोनिक मॉन्स्टर मौजूद था, लेकिन जब जियान और यूरू वहाँ पे पहुंचे थे तो उन्हें गुफा के सामने एक बड़ी सी टोली दिखाई देती है। इन सब ने सफेद कपड़े पहने होते हैं और इनके सामने दो बुड्ढे खड़े हुए थे। सरप्राइजिंग बात ये थी कि इन दोनों बुड्ढों की सेंस 3 स्टार दोदी के पीक पे होती है। वहीं पे जब जियान की नजरें गुफा के अंदर के ड्रैगन लिजार्ड के ऊपर जाती है, वो पाता है कि ड्रैगन लिजार्ड इंजर्ड है। साफ तौर पे सामने खड़े बंदों का कारनामा है। इस ग्रुप के मेंबर्स के चेस्ट एरिया पे जो सिंबल था उसे देख के यूरू समझ जाती है कि सभी सोलोमन सेक्ट के डिसेबल्स हैं। अनएक्सपेक्टेड बात है कि सोलोमन सेक्ट ने इस ड्रैगन लिजार्ड को अपना टारगेट बनाया है। जब सोलोमन सेक्ट का वो एल्डर जिसका नाम बिंगटियन होता है, वो ड्रैगन लिजार्ड से खून मांगने के लिए बोलता है। इस पे ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लिजार्ड एकदम फ्यूरियस हो जाता है। कुछ ही समय में डिसएग्रीमेंट एक पूरी तरीके से क्योटिक रूप ले लेती है। दोनों ही पार्टीज के बीच में खतरनाक फाइट शुरू हो गई थी, जहाँ पे सोलोमन सेक्ट के डिसेबल्स एक बड़ी सी फॉर्मेशन को तैयार करते हैं जिसका नाम होता है डबल चेन ड्रैगन पिलर फॉर्मेशन। वहीं पे ड्रैगन लिजार्ड अपने सबोर्डिनेट मैजिकल बीस्ट को बुलाता है। सिचुएशन को खराब होते हुए देख वो ड्रैगन लिजार्ड अपने ब्लड थर्स्टी स्टेट में एंटर कर गया था। ऐसा होने पर उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो चार्ज करने लगता है एक ड्रैगन ब्रेथ अटैक को। इस अटैक की फ्लक्चुएशंस को सेंस करके उस बुड्ढे बिंगटियन को भी डर लगने लगा था। वो अंत में जाके अपने सारे डिसेबल्स का खून चूस लेता है। बेसिकली इस टेक्निक का नाम था ब्लड सैक्रिफाइस। अपने सारे कंपेनियंस के ब्लड को सैक्रिफाइस करने के बाद उस बिंगटियन की स्ट्रेंथ खतरनाक तरीके से राइज हो जाती है। वो 4 स्टार दोदी के लेट से पहुंच गया था। इन दोनों के बीच की फाइट फिर से शुरू होती है। एंड में जाके उस ड्रैगन लिजार्ड ने उस ड्रैगन ब्रेथ अटैक को अनलीश किया था, जिसकी वजह से सबको ऐसा लगता है जैसे उस बुड्ढे बिंगटियन का खात्मा हो चुका हो, बट होता इसका उल्टा ही है। अटैक करने के बाद जब ड्रैगन लिजार्ड आराम करता है, बिंगटियन उसके सर के ऊपर अपीयर होके ड्रैगन लिजार्ड को खत्म कर देता है। बट स्टोरी यहीं से चेंज मारती है। जैसे ही बिंगटियन का हाथ इस ड्रैगन लिजार्ड के कोर की तरफ गया था, एक और पार्टी इसके ऊपर हमला बोल देती है। इस तरीके से बिंगटियन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। खैर इस बिंगटियन का क्या होने वाला है, चलो हम इस एपिसोड में जानते हैं। जब बिंगटियन देखता है कि उसके ऊपर हमला करने वाला कौन है, उसकी आंखें तुरंत ही चिली हो जाती है। वो तेजी से हंस के बोलता है, तो तुम फैंग फैमिली के सक्सेसर हो। अगर तुम्हारे फादर ने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वो डेस्परेट एफर्ट्स नहीं लगाए होते तो तुम यहाँ पे खड़ी नहीं होती। इस समय फैंगी की आंखें भी एकदम फिरोशियस थी। फिर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए एक शांत आवाज में कहती है, आज तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। वो मनी मन में कहती है, फादर आज मैं फाइनली आपका बदला लेने वाली हूँ। फंगी का एक प्रोटेक्टर सेंस करता है कि फंगी के इमोशंस अभी कितने ज्यादा वायलेंट हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले फंगी को जगा पाता एक काले रंग का फिगर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। ये बिंगटियन था। वो फंगी की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, अगर मैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता तो तुम्हें भी ये मौका नहीं मिलेगा। बुड्ढे बिंगटियन का शरीर बहुत ही तेजी से फूलने लगा था। साफ तौर पे वो खुद को एक्सप्लोर करके फंगी को अपने साथ ले जाना चाहता है। फंगी के अंदर चाहे कितना भी गुस्सा भरा हो, वो अपने दिमाग को शांत रख पाती है। बिंगटियन के चारों तरफ की वायलेंट एनर्जी को सेंस करके उसकी भौहें भी सिकुड़ जाती है। भले बिंगटियन चाहे कितना भी चोटिल हो चुका हो, उसके शरीर से बाहर आने वाला ऑरा और भी टेरिफाइंग हो चुका था। इससे फंगी भी इग्नोर नहीं कर सकती है। एक फास्ट मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके फंगी तुरंत ही आसमान में उड़ गई थी। उसके हाथ कुछ हैंडसीज को चेंज करने लगते हैं। तो एक सॉफ्ट आवाज में कहती है, स्पेस लॉक। तुरंत ही बिंगटियन के चारों तरफ का स्पेस तेजी से फ्लक्चुएट होने लगा था। ये कुछ ही समय में सॉलिडिफाई होके उससे अपने अंदर फंसा लेता है। ऐसे रियल दिखने वाले स्पेस प्रिजन को तैयार करना ये एक 4 स्टार दोदी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन फंगी जिसके पास विंड और थंडर की फ्यूजन एनर्जी होती है वो ऐसा करने में सफल रहती है। ये विंड और थंडर एलिमेंट्स अपने साथ एक स्पेस पावर के ट्रेस को रखते हैं। यही कारण होता है जिसकी वजह से फंगी स्पेस एनर्जी को आसानी से मैनिपुलेट कर पाती है। लगता है जोरिया वाले बुड्ढे ने उस ड्रैगन लिजार्ड की पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, क्योंकि भले उसने सोलोमन सेक्ट के डिसेबल्स को डिवावर कर लिया हो, तब भी ड्रैगन लिजार्ड के आखिरी अटैक ने उसे सीरियसली इंजर्ड कर दिया होता है। अब जिस तरीके से फंगी और उसके फॉलोअर्स ने उसके चारों तरफ फील्डिंग लगाई है, जो कि सब 3 स्टार दोदी की स्ट्रेंथ रखते हैं, वो जानता था कि आज इनके हाथों से बच नहीं पाएगा। इस वजह से वो इन सभी की अपने साथ कब्र बनाने की ठान लेता है। जैसे ही बिंगटियन के चारों तरफ स्पेस प्रिजन फॉर्म हुआ था, हम बुड्ढे बिंगटियन की बॉडी को बहुत ही तेजी से स्वेल होते हुए देखते हैं। फिर एक तेज बैंग साउंड के साथ वो पूरी तरीके से फट जाता है। इस एक्सप्लोजन में ब्लैक एनर्जी किसी तूफान की तरह चारों तरफ फैलती है। दूसरी तरफ जियान ने बिंगटियन के सेल्फ डिस्ट्रक्शन को एंटिसिपेट किया था। इस वजह से जैसे एक्सप्लोजन होता है, वो अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके इस ड्रैगन लिजार्ड की बॉडी को शील्ड करता है। एक ही पल में इस ड्रैगन लिजार्ड की बॉडी ऐसे गायब हो गई थी जैसे वो वहाँ पे पहले मौजूद ही ना हो। इस एक्सप्लोजन के खत्म होने के बाद फंगी अपने फॉलोअर से बोलती है, अच्छी बात है कि हम यहाँ पे सही समय पे पहुंच गए, वरना ये मौका हम गवा देते। इस एक्सप्लोजन ने स्पेस प्रिजन को भी तोड़ दिया था। इस समय ड्रैगन लिजार्ड के जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं
है उनके बीच में एक पैनिक फैल गया था। ये सभी बिंगटियन के सेल्फ डिस्ट्रक्शन से डर चुके होते हैं। फंगी और उसके फॉलोअर्स ने जैसे जैसे करके इस एनर्जी स्टॉर्म को अवॉइड कर पाया था। नीचे कैसे सीन को देख के ऊपर खड़ी फंगी की आंखें फ्लेकर होती है। बिंगटियन के इस तरीके से विस्फोट होने की वजह से ये नीचे के पहाड़ एकदम बर्बाद हो चुके हैं। इन पहाड़ों की श्रृंखला से काफी दूर एक लाल रंग की दुगी का बादल इकट्ठा होता है। इसके ऊपर एक पतला सा फिगर अपने दोनों हाथों को पीछे करके खड़ा हुआ था। भले ही बाकी ये लोग इस मेन हॉल की तरफ भाग रहे हो, इसकी आंखें फोकस होती है उस जगह पे जहाँ पे ब्लड थर्स्टी ड्रैगन रहा करता था। ये वचंग सिटी के यंगर जनरेशन का टॉप एक्सपर्ट होता है। इसका नाम था वो हुआन एक कड़वाट से भरे एक्सप्रेशन साथ बोलता है उन दोनों बुड्ढों ने एक्चुअली अपनी जान गंवा दी। जो भी इन्हें इस हद तक ढकेल पाया है उसके पास डेफिनेटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होगी। वो हुआन को बिंगटियन और उसके ग्रुप के बारे में अच्छे से पता होता है। जो भी सोलोमन सेक्ट के इस ग्रुप को इस तरीके से खत्म कर सकता है उससे वुहान को भी सावधान रहने की जरूरत है। तभी वुहान की आंखें फ्लैश होती हैं। उसे याद आता है जियान जो कि उस डायरेक्शन की तरफ गया हुआ था। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है ये जियान सच में काफी अजीब है। ये सिर्फ एक एम्पर लेवल का एल्केमिस्ट नहीं है बल्कि इसके पास ऐसी पावर्स है। लेकिन सोलोमन सेक्ट के मेंबर्स को खत्म करना ही अब जियान की परेशानी बढ़ने वाली है। इस समय वुहान के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है। वो पीछे मुड़ के फिर से मेन हॉल की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ जब फंगी के बॉडीगार्ड्स देखते हैं कि इस बुड्ढे ने खुद को एक्सप्लोर करना चुना है, वो भी अपनी सिर को लाने लगता है। वो तुरंत ही फंगी और बाकियों को लेके लाइटिंग स्पीड से दूर जाने लगा था। ये एक ऊंचे से पहाड़ पे लैंड करते हैं। वो बुड्ढा बड़बड़ाते हुए बोलता है ये बिंगटियन सच में पागल हो चुका था। उस टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव एनर्जी की वजह से अभी फंगी भी अंदर से हिल चुकी होती है। आखिरकार एक 2D लेवल की पावर हाउस का सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऐसा नजारा हर दिन देखने को नहीं मिलता। उस एक्सप्लोजन की जगह को देख के वो बुड्ढा साय करके बोलता है ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लिजर्ड सच में अपनी रेपुटेशन को डिजर्व करता था। इसने एक 2D को सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने में मजबूर कर दिया। लेकिन ये काफी अजीब बात है, उस ड्रैगन की बॉडी जस्ट वहाँ पे थी। अब मैं उसे सेंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ देर तक सोचने के बाद बोलता है शायद वो एक्सप्लोजन की वजह से जल के राख हो गई होगी। हाँ, काफी अफसोस की बात है। चलो हम भी अब मेन टास्क पे फोकस करते हैं। सिचुएशन को सेंस करने के बाद बुड्ढा फंगी से बोला था हमें समय चलना होगा। ऐसे सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वजह से उसकी सोल का एक ट्रेस भी नहीं बचने वाला। हमें उस मेन हॉल की तरफ जाना होगा। इससे फंगी भी एग्री करती है। वो कहती है ठीक है चलो। जब फंगी का ग्रुप यहाँ से चला जाता है जियान उस जगह पे अपीयर हुआ था। ऑफ कोर्स उसकी सेंसेस जिल्लों की जितनी पावरफुल नहीं होती। इस वजह से पूछता है मास्टर क्या वो ठीक है। ये सुन के जिल्लों हंस के बोलते हैं आखिर उससे क्या हो सकता है। भले बिंगटियन अपने साथ उस लड़की को भी खत्म करना चाहता हो, लेकिन उस स्पेशल लॉक ने उसके सारे प्लान्स के ऊपर पानी फेर दिया। लेकिन बिंगटियन की जान लेने की वजह से उस लड़की को सोलोमन सेक्ट के राज का सामना करना पड़ेगा। वो अपने स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स को भेज के डेफिनेटली उसे जाने नहीं देंगे। जब सेल्फ डिस्ट्रक्शन का एनर्जी स्टॉर्म करीब 10 मिनट तक चलता रहा था, जियान और यूरू काफी दूरी पे थे। ये एक्सप्लोजन काफी ज्यादा बड़े एरिया को इम्पैक्ट करता है। अच्छी बात है कि जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पहले से मोर्टल स्टेट में एंटर कर चुकी है। अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके जियान खुद को यूरू को उस फंगी की नजरों से बचा पाता है। तब एक हल्की सी हवा चली थी। नीचे एक्सप्लोजन की वजह से जो धूल मिट्टी होती है हम उसे दूर उड़ते हुए देखते हैं। जो जंगल कुछ समय पहले पूरी तरह से हरा भरा था इस समय पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है। इस एनर्जी स्टॉर्म को पूरी तरह से डिसिपेट होते हुए देख आसमान में फ्लोट कर रहे जियान और यूरू नीचे उस खाई की तरफ देखते हैं जो कि बिंगटियन की सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वजह से क्रिएट हुई है। ये खाई हजारों मीटर चौड़ी होती है और इसकी गहराई तो इतनी ज्यादा थी कि ऊपर से देखने पर यहाँ पे अंधकार के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। जियान उस खाई के किनारे पे आता है। अपनी पावरफुल सोल परसेप्शन का इस्तेमाल करके वो इस खाई के बीच में हल्की सी रोशनी को सेंस कर पा रहा था। सीन शिफ्ट होता है, हम किसी के खांसने की आवाज को सुनते हैं। वो कहते हैं अच्छी बात है कि मेरे पास टर्टल ब्रेथ स्पेल थी, वरना मैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके फैंगली फैमिली को मूर्ख नहीं बना पाता। ये आवाज उस हल्की सी रोशनी में से आ रही थी। वो कहता है जब मैं वापस लौटूंगा तब ये फैंग फैमिली बच नहीं सकती। इनकी एक्चुअली हमारे सोलोमन सेक्ट को चैलेंज करने की हिम्मत हो गई है। लगता है ये अपने आप को काफी ज्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं। खैर ये आवाज अपीयर हुई थी तभी इस क्रिएटर में जियान की आवाज गूंजती है। वो कहता है मुझे लगता है तुम्हें ये मौका नहीं मिलने वाला। ऐसा कहते जियान के हाथ उस रोशनी को छूने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस समय जियान के चेहरे पे एक रिडिक्यूल से भरी स्माइल थी। तुरंत ही उसकी उंगलियों से एक टेरिफाइंग फ्लेम उस रोशनी को निशाना बनाती है। एक हल्के से बैंग साउंड के साथ कई मिट्टी की पपड़ियां दूर उड़ गई थी। फाइनली हमें दिखाई देती एक इथेरियल सी सोल जो कि लगातार भागने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन ये सोल बॉडी जस्ट थोड़ा सी आगे बढ़ पाई थी। इसके चारों तरफ का स्पेस एकदम सॉलिडिफाई हो जाता है। इस सोल बॉडी को जाल में फंसाने के बाद जियान हंस के बोलता है एल्डर बिंगटियन तुम्हारा प्लान काफी ज्यादा अच्छा था। अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके अपने आप को एक एनहेंस स्पेल से बचाना बस तुम्हारे लिए अफसोस की बात है। ये सुन के बुड्ढे बिंगटियन की सोल तेजी से ट्रेम्बल होने लगती है। उसके चेहरे पे वो पैनिक और डर साफ तौर पर दिखाई देता है क्योंकि अगर जियान ने सोल के ट्रेस को डिस्ट्रॉय कर दिया वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वो कहता है जियान तुम मुझे मार नहीं सकते, क्यों ना हम नेगोशिएट करें। तुम सोलोमन सेक्ट के दुश्मन नहीं बनना चाहते होगे राइट। ये सुन के जियान की आंखें कोल्ड हो गई थी। वो साय करके बोलता है हाँ मैं भी ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन एक ऐसा इंसान जो कि अपने भाइयों को भी न बख्शे वो जानवर से ही बदतर है। ये कह के जियान ने अपने हाथ को क्लेंच कर दिया था। जियान के किलिंग इंटेंट को सेंस
करके बिंगटियन चिल्ला के बोलता है, जियान सोलोमन सेक तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शेगा, यू आर अ डेड मैन। खैर इसकी धमकी सुनने के बाद भी जियान के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदलते नहीं है। बैंग साउंड के साथ बुड्ढे बिंगटियन की सोल को कई छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखरा दिया जाता है। जब जियान देखता है कि बिंगटियन की बची हुई रेमनेंट सोल किस तरीके से गायब हो रही है, वो समझ जाता है कि सोलोमन सेक का एल्डर पूरी तरीके से वैनिश हो चुका है। जिनलोंग भी जियान से खुश होकर बोलते हैं, एक पैना दिमाग और मजबूत दिल, सच में काफी अच्छी क्वालिटी है। सीन शिफ्ट हुआ था, ये जगह जियान की लोकेशन से बहुत दूर होती है। एक वुडन हाउस के अंदर एक जेड प्लेट क्रैक साउंड के साथ टूट जाती है। थोड़ी दूरी पे एक बुड्ढा जो कि अपनी आंखें बंद करके बैठा होता है, उसकी आंखें धीरे से खुलती हैं। उन आंखों में एक ब्लैक लाइट घूम रही होती है। ये इसे बहुत ही अजीब सी अपीयरेंस देती है। वो कहते हैं, हमारे सोलोमन सेक के एल्डर को मारने की किसकी हिम्मत हुई? इस इंसान को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाए। पीछे से एक सबऑर्डिनेट की आवाज आती है, सेक्ट मास्टर जैसी आपकी इच्छा। सीन वापस लौटा था। पीछे खड़ी यूरू काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। उसने जियान को बिंगटियन की सोल को डिस्ट्रॉय करते हुए देखा नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि उसके फादर जियान को काफी ज्यादा हाई रिगार्ड में रखते हैं। तभी इस माउंटेन पीक पर किसी की हंसी की आवाज आती है। हमें मालूम पड़ता है कि ये जियान है। वो यूरू के सामने अपीयर हो गया था। जियान को देख के यूरू खुश हो जाती है। फिर उसका ध्यान गया था एक बड़ी सी कॉर्प्स के ऊपर। इस ड्रैगन की ह्यूज बॉडी को देख के यूरू की आंखें एकदम एक्साइटमेंट से भर जाती हैं। वो कहती है, ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लेजर्ड की बॉडी अभी भी सही सलामत है। जियान, शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन इस बीच की मेफाइड कॉर्प्स बहुत ज्यादा कीमती होती है। यूरू की बात को सुन के एक बार जियान भी थम जाता है। वो ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लेजर्ड की बॉडी को इंस्पेक्ट करने के बाद अपने पीठ से एंशिएंट रूलर को बाहर निकालता है। बस एक ही स्विंग में इस ड्रैगन लेजर्ड के सिर को अलग कर दिया गया था। वो घाव एकदम शीशे की तरह साफ होता है। ड्रैगन लेजर्ड के सर के घाव में से एक बहुत ही चमकीली रोशनी बाहर आई थी। इसे देखी यूरू खुश होकर बोलती है, ये एक्चुअली मैजिक कोर है। वो अंदर से जियान के लिए काफी अच्छा महसूस करती है। आखिरकार जियान का यहाँ पे पहुंचने का मकसद इस मैजिकल कोर को हासिल करने का था, लेकिन लगता है शायद यूरू भूल गई थी कि वो मैजिकल बीस्ट जो कि 8 रैंक या फिर उससे हायर लेवल के होते हैं, मतलब बेसिकली 2 लेवल के पावर हाउस से ऊपर वाले, उनके पास हमेशा मैजिकल कोर होता है। यूरू कहती है, क्योंकि हमें मैजिकल कोर मिल गया है तो चलो मेन हॉल की तरफ चला जाए। इस बड़ी सी कॉर्प्स को काफी ध्यान से देखने के बाद जियान कहता है, रुको, इस ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लेजर्ड की बॉडी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। वो कहते हैं, इसके पंजे देखो कितने पहने हैं। तभी जिनलोंग जियान को एडवाइस करते हुए बोलते हैं, तुम इस कचरे पे अपने समय को बर्बाद क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें असली खजाना नहीं चाहिए? इस कॉर्प्स के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा कीमती है वो इसका ड्रैगन ब्लड है। तुम्हें इसके ब्लड को अच्छे से रिफाइन करना होगा। इस ड्रैगन लेजर्ड के ब्लड के अंदर उसके ब्लड थर्स्टीनेस का एसेंस मौजूद है। एक बार तुम इसे रिफाइन कर लेते हो तो इस एबिलिटी को तुम भी इस्तेमाल कर पाओगे। जिनलोंग की ऐसी बात को सुन के जियान के चेहरे पे कड़वाहट से भरी स्मेल आ जाती है। ये ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लेजर्ड इस जगह का राजा होता है। इसके शरीर के सारे सारे मटेरियल्स बाहरी दुनिया में कोहराम मचा सकते हैं, लेकिन जिनलोंग इन सभी को कचरा बोल रहे हैं। लेकिन जब वो गोल्डन ड्रैगन के स्टेटस के बारे में सोचता है, ये चीज उसे काफी नॉर्मल लगती है। ड्रैगन की ब्लड थर्स्टी फॉर्म की पावर को जियान ने पर्सनली विटनेस किया था। इस वजह से बिना हेस्टेट करे वो कॉर्प्स में से ब्लड को खींचने लगता है। जब जियान ने डेमोनिक लेजर्ड की बॉडी को ओपन किया था, इसमें से एक अजीब सी स्मेल बाहर आई थी। तुरंत यूरू अपने हाथों से अपनी नाक को बंद कर लेती है। जियान फटाक से अपनी हेवल फ्लेम्स के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। उस ड्रैगन लेजर्ड के फ्लैश में से एक लाल रंग की रोशनी बाहर आने लगी थी। इवेंचुअली उसका सारा ब्लड कॉन्सेंट्रेट होकर एक छोटे से ड्रॉपलेट को बना लेता है। इस ब्लड एसेंस के एक बूंद को जियान काफी सरप्राइज से देख रहा था। जैसे ही ब्लड एसेंस फ्लेम से नीचे गिरता है, जियान एक हाई क्वालिटी की जेट बॉटल को बाहर निकाल के इसे उसके अंदर रख लेता है। इस ब्लड ड्रॉपलेट को सफलतापूर्वक रखने के बाद जियान के दिल को ठंडक मिली थी। फिर उसकी नजरें वापस से अपनी मिल्की वाइट फ्लेम की तरफ जाती है। जब ड्रैगन लेजर्ड के शरीर से खून की बूंद बाहर आ जाती है, तुरंत ही ड्रैगन लेजर्ड की पूरी बॉडी हवा में गायब होने लगती है। देखते देखते इसकी राख भी नहीं बचती। जब जेट बॉटल में जाके ब्लड एसेंस थोड़ा सा ठंडा हुआ था, हम इसे 7 बूंदों में बढ़ते हुए देखते हैं। इन्हें देख के जियान भी अमेज हो जाता है। ये 7 खून की बूंदें एक दूसरे से अलग होती हैं। अपने हाथ को वेव करके उसने इस जेट बॉटल को अपनी स्टोरी के अंदर स्टोर कर लिया था। अगर इन 7 खून की बूंदों से कंपेयर किया जाए तो उस ड्रैगन कोर की वैल्यू भी कम होगी। इस ब्लड के अंदर बहुत ही खतरनाक वोलेटाइल पावर होती है। अगर इसे अच्छे से हैंडल नहीं किया गया तो एक कैटास्ट्रोफी लेवल का एक्सप्लोजन हो सकता है। अच्छी बात है कि जियान एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट है। उसके लिए इस वॉलेंट एनर्जी से डील करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। ऑफ कोर्स इसके लिए जियान को केयरफुल प्रिपरेशन करनी होगी। इस बार जियान को सिर्फ डिमोनिक कोर ही नहीं मिला, बल्कि उसे ऐसी 7 खून की बूंदें मिली है जो कि इस ब्लड थर्स्टी फॉर्म की प्रोटेक्टिव फिल्म को कास्ट कर सकती है। इस ब्लड के हर एक ड्रॉपलेट के पास एक 5 स्टार दूधी की फुल पावर होती है। इस ट्रिप से जियान काफी ज्यादा खुश था। वो यूरू से कहता, चलो मेन हॉल चलते हैं। ये कहने के बाद जियान और यूरू एक रे ऑफ लाइट में बदल जाते हैं। डायरेक्शन मेन हॉल की होती है। जियान ने भी सोचा नहीं होता कि रूइंस इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे। इस समय यूरू अपने हाथ में मैप को लेके टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजर रही होती है। वहीं पे जियान लगातार उसे फॉलो कर रहा था। इस जर्नी के दौरान दोनों का सामना कई पावरफुल मैजिकल बीस्ट से भी होता है। अच्छी बात है कि जियान की कल्टिवेशन वीक नहीं होती। फॉर्चुनेटली 10 मिनट तक लगातार ट्रेवल करने के बाद ये उस घने जंगल से बाहर आ जाते हैं। दोनों को सामने बड़ा सा एंशिएंट हॉल दिखाई दिया था। इस हॉल की बाहरी सतह कॉपर ग्रे होती है। ऐसा लगता है जैसे इमारत
हजारों सालों से यहाँ पे खड़ी है। ये से एक प्रोफाउंड अपीयरेंस दे रहा था। इसकी हर एक तराशी में से एक एंशिएंट ऑरा एमिट हो रहा होता है। जैसे जैसे जियान इस हॉल के पास आता है वो अपने आप को इसकी तारीफ करने से रोक नहीं पाता। धीरे धीरे जियान और यूरू इसके 100 मीटर के दायरे में घुस जाते हैं। जिस तरीके से उस एम्पर लेवल के पावर हाउस ने इस जायंट हॉल को बनाया, साफ तौर पे इसके अंदर काफी शानदार ट्रेजर्स छिपे हुए हैं। जियान का यहाँ पे पहुंचना उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता जा रहा है। हॉल के आउटसाइड एरिया में कई पावरफुल एक्सपर्ट्स इकट्ठे होते हैं, लेकिन किसी भी 100 मीटर के दायरे में पैर रखने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ पे इकट्ठे होने वाले लोग काफी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज और फैक्शन से आते हैं। इन सभी के पास अपनी अपनी एबिलिटीज हैं। जैसे हॉल के बाहर मिस्टीरियस रूम्स लेकर हो रहे थे, उन्हें देख के सभी लोग समझ जाते हैं कि एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन है। ये रीजन होता है किसी के आगे न जाने का। जियान को भी हॉल में एंटर करने की कोई जल्दी नहीं होती। वो अपने पैर को पीछे लेता है। उसे पता होता है कि जितना खजाना कीमती होगा उसकी सुरक्षा उतनी ज्यादा अच्छे से करी जाएगी। इंतजार करते करते जियान को अचानक से अपने ऊपर किसी की कोल्ड नजरें सेंस होती हैं। जब वो इन निगाहों को फॉलो करता है उसे एक बंदा दिखाई देता है जिसने लग्जरियस रोब्स को पहन के रखा होता है। इसकी बॉडी ऐसे और इक्विपमेंट कर रही थी जिसकी वजह से लोग उसकी आंखों में देख नहीं पाते। बेसिकली इस बंदे का चेहरा घमंड दिखा रहा होता है। जियान की नजरों को नोटिस करके यूरू एक हल्की सी आवाज में कहती है, ये वचन का वुहुआन है। इस पे जियान ने अपनी बांह उठा ली थी। वो कहता है तो यही वो वुहुआन है जो कि लोगों के हिसाब से इस फॉर्चून को पाने का सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखता है। वुहुआन की स्ट्रेंथ 3 स्टेज 3 स्टार 2D के बराबर होती है, जो कि जियान से 2 स्टेज ऊपर है। भले ही 2 लेवल्स काफी ज्यादा कम लग रहे हो, लेकिन इनके बीच में बहुत ही भयानक स्ट्रेंथ छिपी होती है। जियान की अभी की स्ट्रेंथ के साथ भी उसके लिए वुहुआन से डील करना आसान नहीं होने वाला। भले ही जियान वुहुआन के शरीर से खतरे को महसूस कर पा रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जियान डर चुका है। उसकी आंखें देखती हैं वुहुआन के पीछे खड़े लोगों को। वुहुआन के पीछे फेंगली सिटी का ग्रुप खड़ा होता है, ऑफ कोर्स जिसमें वो फेंगी भी शामिल थी। इन सभी की तीखी नजरें होती हैं जियान के ऊपर। जिस तरीके से कुछ समय पहले फेंगी उस भावनात्मक स्थिति में चली गई थी, उसके प्रोटेक्टर्स इसका दोस्त जियान को देते हैं। बस एक पल तक फेंगी को देखने के बाद जियान की नजरें उसके बगल में शिफ्ट होती हैं। यहाँ पे एक सफेद बालों वाला बंदा खड़ा होता है। ये काफी हैंडसम दिख रहा था। जियान की तरफ एक स्माइल पास करने के बाद वो फेंगी से पूछता है, यार क्या ये वही इंसान है जिसके बारे में तुमने बताया था? क्या सच में इसकी सोल एम्पर लेवल पे पहुंच चुकी है? ये सुन के फेंगी अपनी दांती मीचती है। वो कहती है हाँ, और उसकी सोल पावर मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फेंगली सिटी की फेंग लिनिएज विंड ऑफ थंडर के एट्रीब्यूट की दुखी कल्टीवेट करने में स्पेशलाइज करती है, क्योंकि फेंगली सिटी लॉर्ड की इकलौती बेटी है। उसे बहुत ज्यादा केयरफुल तरीके से नर्चर किया गया है। शुरुआत से उसकी स्पेशल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी रही है। और तो फेंगी की सोल पावर को बढ़ाने के लिए एक पावरफुल 9th रैंक का एल्केमिस्ट लगातार काम करता है। क्योंकि फेंगली सिटी से कमी बाहर जाया करती थी, इस बार उसका इंटरेस्ट जियान की तरफ जाग चुका है। वो जियान की बॉडी में से एक पावरफुल सोल स्ट्रेंथ को सेंस कर पा रही थी। खासकर जब उसे मालूम पड़ता है कि जियान एक एल्केमिस्ट है, उसकी जियान से कम्पीट करने की इच्छा और भी बढ़ जाती है। यही कारण था जिसकी वजह से वो पहले जियान से मिली थी। उसके बगल में खड़ा सफेद बालों वाला बंदा बोलता है, शायद ये एक एम्पर लेवल का एल्केमिस्ट है। अगर ऐसा भी नहीं है तो अगर इसका लक सही रहा, वो इस ट्रिप के बाद एम्पर लेवल का एल्केमिस्ट बन जाएगा। ये सुन के फेंगी ने नोट किया था, लेकिन जब वो हॉल के ट्रेजर्स के बारे में सोचती है, वो जियान पे ध्यान देना कम कर देती है। जियान जैसे इन सभी की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका ध्यान जाता है वापस से मेन हॉल की तरफ। वो देखता है कि इस समय कुछ लोग उस हॉल के अंदर जा चुके हैं। ये चीज काफी ज्यादा सरप्राइजिंग थी। सीन दिखाया जाता है उस बड़े से ग्रे हॉल के अंदर का। अभी हॉल की डिफेंसिव फॉर्मेशन में से पावरफुल फायर ड्रैगन्स और बहुत सारे विंड एनर्जी से बने स्पीयर चारों तरफ शूट हो रहे थे। अंदर जाने वाले लोग काफी ज्यादा डेस्परेट तरीके से इन्हें ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। बात बस ऐसी थी कि इस फॉर्मेशन की पावर कुछ ज्यादा ही खतरनाक होती है। किसी ने वैसा सोचा नहीं होता। वो अनफॉर्चुनेट लोग जो कि लालच के मारे इस हॉल में पहले एंटर करने की कोशिश करते हैं, उन्हें इस फॉर्मेशन के द्वारा निकल लिया जाता है। इनमें से किसी की सोल बॉडी भी सर्वाइव नहीं कर पाती। इनमें से एक का लीडर जिसकी स्ट्रेंथ 3 स्टार 2D की मिडिल स्टेज पे होती है, वो भी अपनी जान को बचा नहीं पाया था। ये क्लियरली दिखाता है कि फॉर्मेशन कितनी ज्यादा खतरनाक है। जियान कहता है ये फॉर्मेशन इस हॉल का आखिरी डिफेंस होगा, इस हॉल का आखिरी डिफेंस होगा। खैर इससे पहले वो अपने शब्दों को खत्म भी कर पाता, अनएक्सपेक्टेडली हॉल की फॉर्मेशन उसे टारगेट करती है। लेकिन जब वो फायर ड्रैगन और काले रंग की हवाएं जियान को छूने की कोशिश करती है, एक सफेद रंग की फूल की कली जियान को इनसे प्रोटेक्ट करती है। ऐसी वायलेंट स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से हवा में भी कई क्रैक्स फैल रहे थे, लेकिन ये धूल मिट्टी बिखरती है, उस मिल्की व्हाइट पेटल का कुछ भी बिगड़ा नहीं होता। दूसरी तरफ वुहान भी तेज आवाज में बोलता है, क्योंकि अब सभी यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं, चलो साथ मिलकर इस फॉर्मेशन को तोड़ते हैं। हम ट्रेजर्स के बारे में अंदर जाके डिसाइड करेंगे। पिछले अटैक में जियान का हाथ हल्का सा ट्रेम्बल हो गया था। इस छोटे से अटैक ने जियान को दर्द महसूस करवा दिया होता है। बस जियान ये पता नहीं लगा पा रहा था कि फॉर्मेशन आखिर स्पेसिफिकली उसे टारगेट क्यों कर रही है। खैर ये समय ये सब बातें सोचने का नहीं था। एक दृढ़ संकल्प के साथ वो अपनी नजरों को सामने की फॉर्मेशन पर टिकाता है। जैसे उसकी उंगली ऊपर उठती है,
हम वहाँ पे मिल्की व्हाइट फ्लेम को इकट्ठा होते हुए देखते हैं। जियान के होठ इनकेंटेशन करने लगते हैं। जियान कहता है यूरू तुम मेरे साथ आओ। जैसे उसके मुंह से शब्द बाहर आए थे वो सफेद रंग की कली बड़ी होके जियान और यूरू को ढक लेती है। वो हुआन और बाकियों को पीछे छोड़ के दोनों ही आगे बढ़ जाते हैं। ये मिल्की व्हाइट लोटस की बैटल धीरे धीरे रोटेट होती है। इसकी वो फैल रही सफेद रोशनी आसपास के अंधकार को चीरते हुए आगे बढ़ती है। ऐसा लगता है जैसे इस छोटी सी पेटल के सामने ये दुनिया भी डिम हो चुकी हो। ये नजारा बहुत ही शानदार होता है। जब वो हुआन की आंखें जियान की इस पेटल के ऊपर जाती हैं उसे इस चीज में से एक डेथली ऑरा सेंस होता है। वो सेंस कर पाता है कि जियान को इस फॉर्मेशन को तोड़ने का रास्ता मिल गया है। बिना हेस्टेट करे वुहान सामने की तरफ शूट हो गया था। वो कहता है इन्हें फॉलो करो। फंगी और बाकी के लोग एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद तुरंत ही वुहान का पीछा करते हैं। वो हरे वालों वाली लड़की और वो लिविंग डेड भी पीछे नहीं होता। कोई कहता है अब चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। काफी जल्दी ये सभी हॉल के काफी करीब आ जाते हैं। इन सभी को लगता है कि उस एम्पर की ग्रेट फॉर्च्यून से बस ये एक कदम पीछे है। फॉर्मेशन के अंदर भयंकर फ्लेम्स और वो ब्लैक विंड एनर्जी इकट्ठी हो गई थी। ये मिलकर एक वॉर्टेक्स को बना लेते हैं जो कि खतरनाक डिस्टॉर्शन को क्रिएट कर रहा होता है। जैसे ही वो हुआ ने सेंस किया था कि जियान और यूरू इस फॉर्मेशन के अंदर एंटर कर रहे हैं उन्हें काफी क्लोजली फॉलो करता है। जिस वजह से फॉर्मेशन में एंटर करने वाला तो तीसरा इंसान था। बस अजीब बात ये होती है कि जैसे वुहान इस फॉर्मेशन के अंदर आया था वो जियान और यूरू के फिगर को खो देता है। ऐसा लगता है जैसे जियान की टोली ने इस हॉल में एंटर ना किया हो। वो दादी मिस की बोलता है डैम इट, आखिर वो जियान कहाँ पे गया। तभी कई स्विशिंग साउंड सुनाई देती है। बाहर से लोगों की एक बड़ी सी टोली इस हॉल के अंदर आ जाती है। इस जगह पे पहुंचने वाले लोग तुरंत ही रियलाइज करते हैं कि यहाँ परिस्थिति काफी ज्यादा खतरनाक है। एक बंदा कहता है डैम इट, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। बगल में खड़ा बंदा भी नोट करके बोलता है इस लड़के वुहान को फॉलो करना ये काफी गलत डिसीजन था। इससे अच्छा था कि इस मॉल में अंदर ही न आते। इन लोगों की तरह एक के बाद एक और भी सो कॉल्ड प्राइवेट कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। वुहान भी अपने बारे में इतनी सारी बुराइयां सुन नहीं पाता। वो सबको सुझाव देते हुए बोलता है आप सभी थोड़े शांत हो जाओ, हम यहाँ पे खजाने की तलाश में आए हैं। अब क्योंकि हम इस अजीब सी फॉर्मेशन अंदर ट्रैप हो गए हैं ये कहा जा सकता है कि हम एक ही नाव पे हैं। अगर ये डूबी तो हम सब मारे जाएंगे। क्यों ना हम साथ में मिलके इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करें। वो फीके से चेहरे वाला लिविंग डेड बंदा एक कोल्ड स्नॉट के साथ आगे आता है। वो कहता है अगर हम अलायंस को बनाने वाले हैं तो उसे एक लीडर की जरूरत होगी। आखिर उस पोजीशन को कौन लेने वाला है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ही वुहान की तरह लेट 3 स्टार दोदी की होती है। वो साफ तौर पर लीडरशिप को चैलेंज करना चाहता था। इस सवाल को सुन के वुहान एक कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ बोलता है क्यों ना आप सभी मुझे लीड करने दो। अचानक से वुहान की बॉडी में से एक टेरिफाइंग ऑरा विस्फोट होता है। इस लेट स्टेज 3 स्टार दोदी की ऑरे को सेंस करके लोग अपनी बॉय से कोड लेते हैं। वो लिविंग डेड इसका जवाब देने वाला था तभी एक सिमिलर सा ऑरा क्राउड में से गायब हो जाता है। इसे सेंस करके उस ज़ॉम्बी वाले बंदे ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया था। उस फिगर को देख रही उसकी आंखों में एक डर मौजूद होता है। वो एक हल्की सी कांपती हुई आवाज में बोलता है वो यहाँ पे आ गया। उस ज़ॉम्बी जैसे बंदे को अपने ऑरे को सप्रेस करती हुए देख वुहान भी अपने ऑरे को वापस लेता है। वो कहता है क्योंकि मेरी बात को कोई विरोध नहीं कर रहा है मैं टेम्परेरी इस अलायंस का लीडर बन जाता हूँ। चलो आगे बढ़ा जाए। वैसे यहाँ पे मौजूद लोगों में कईयों की स्ट्रेंथ लेट से 3 स्टार दोदी में पहुंच चुकी थी, लेकिन कोई वुहान की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करता। वो जानते थे कि यहाँ पे फालतू में फाइट करना एकदम पॉइंटलेस होगा। ग्रुप की नर्वस आंखें ऊपर की तरफ देखती हैं। उस स्पॉट पे एक बहुत ही बड़ा फायर ड्रैगन फॉर्म हो रहा था। अब क्योंकि वुहान अलायंस का लीडर बन चुका होता है उसे लोगों को लीड करने की आवश्यकता थी। इस वजह से फिरोशियस एक्सप्रेशन के साथ वो अपने हाथों पे एनर्जी के एक बड़े से गोले को इकट्ठा करने लगता है। अटैक का नाम होता है फायर किलिंग पाम। जब वुहान की हथेली में से 2 एनर्जी से बने ड्रैगन्स बाहर आते हैं जिनमें से एक बना होता है फायर का तो दूसरा ब्लैक विंड का। इसकी वजह से फॉर्मेशन के अंदर का आसमान भी एकदम ट्रेम्बल हो जाता है। काफी जल्दी दोनों ड्रैगन्स एक दूसरे में मिल गए होते हैं। ऐसा होने पे एक एस्ट्रोनेशन लेवल की टेरिफाइंग एनर्जी सभी की नजरों के सामने आती है। पुराने अनुभवी एक्सपर्ट समझ जाते हैं कि वुहान अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल करके सिर्फ उस फायर ड्रैगन को दबाना नहीं चाहता बल्कि वो अपने आप को लीडर के तौर पे मौजूद बनाना चाहता है जिससे अलायंस में कोई उसके ऊपर सवाल न उठाए। लोगों को ये भी पता था ये वुहान का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक नहीं है। वुहान यहाँ पे बस अपनी पावर को दिखा रहा है। ये विंड एनर्जी और फायर से बना ड्रैगन एकदम खतरनाक लेवल की एनर्जी को लेके आसमान के उस ब्लैक लोटस की तरफ आगे बढ़ता है। जब उस ब्लैक लोटस की आखिरी कली खुली थी इसके सेंटर पे काले रंग की रोशनी इकट्ठी होने लगती है। इस काले ऊर्जा से बने कमल के फूल के अंदर से एक काले रंग का पदार्थ नीचे गिर रहा था। ऐसा होने पे चारों तरफ की डीप डार्क लाइट और भी इंटेंसिफाई हो जाती है। बस इसी इंस्टेंट पे वो मॉन्स्टर्स ब्लैक लोटस एकदम ट्रेम्बल हुआ था। इसमें से 100 मीटर चौड़ी एक काले रंग की लाइट बीम शूट होती है। ये बूम साउंड के साथ वुहान के ड्रैगन से जाकर टकरा गई थी। एक बहुत ही बड़ी एनर्जी वेव जो कि हजारों फीट चौड़ी रही होगी वो तेजी से चारों तरफ फैलने लगती है। एक बार तो पूरी फॉर्मेशन भी ट्रेम्बल हो गई थी। वुहान के हाथों से बाहर आए वो ड्रैगन तेजी से रोर करते हैं। वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके उस ब्लैक लाइट बीम को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चाहे कितना भी स्ट्रगल कर रहे हो वो उस काले रंग की रोशनी को कुछ बिगाड़ नहीं पाते। ये ब्लैक लाइट बीम बिना किसी परेशानी के जमीन और आसमान को जोड़ लेते
देती है। ऐसे नजारे को देख के वुहान का दिल एकदम अनीस से भर गया था। भले इस ब्लैक लाइट बीम में कोई खास मोमेंटम नहीं दिख रहा हो, उसका दिल एकदम खौफ से भर चुका होता है। नीचे दूर खड़ी फंगी सीन को शांति से देख रही थी। कुछ समय के बाद वो हैंडसीज को चेंज करने लगती है। अटैक का नाम होता है विंड एंड थंडर फिंगर्स। उसकी फ्यूजन वाली एनर्जी दो बड़ी बड़ी उंगलियों में ट्रांसफॉर्म होके उस ब्लैक डिमोनिक लोटस से जाके टकरा जाती है। इससे वो ब्लैक लोटस एकदम शैटर हो गया था। ये ब्लैक लिक्विड में बदल के उस ब्लैक लाइट बीम से मर्ज हो जाता है। जब फंगी के अटैक की वजह से वो ब्लैक लोटस डिसिपेट हुआ था, उस ब्लैक बीम की सरफेस के ऊपर एक ब्लैक लोटस पैटर्न अपीयर होता है। अगर इस ब्लैक बीम को ध्यान से देखा जाए तो इसके अंदर एक लंबा सा फिगर देखा जा सकता है। अगली पल एक बैंग आवाज के साथ उस काले रंग के बीम में से एक डीप डार्क लाइट इरप्ट होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई रो रहा हो। सभी की हॉरिफाइड आंखों के सामने जब वुहान के ड्रैगन फेसेस लाइट बीम से टकराते हैं, इस डिमोनिक लोटस लाइट बीम पे कुछ क्रैक्स अपीयर होने लगते हैं। ऐसे नजारे को देख के वुहान की आंखें एकदम श्रिंक हो गई थी। ये ब्लैक डिमोनिक लोटस बीम फॉर्मेशन की सारी एनर्जी से बनी होती है। जब उसे लगता है कि चीजें काम नहीं करने वाली, नीचे खड़ी फंगी फिर से अपनी हैंडसीज को चेंज करती है। विंड और थंडर की फ्यूजन वाली एनर्जी एक लेजर बीम के फॉर्म को लेके उस डिमोनिक लोटस बीम की तरफ आगे बढ़ जाती है। लगता है वुहान ने भी फंगी को काफी अंडर एस्टिमेट कर दिया था, क्योंकि फंगी का अटैक वुहान की सारी डिफेंसेस को इग्नोर ही नहीं करता। वो बूम साउंड के साथ उस ब्लैक लोटस लाइट बीम से जाकर टकरा जाती है। ऐसा लगता है इस जगह पे एक भूकंप आ गया हो। आसपास के पहाड़ तो राख में धुल जाते हैं। कुछ समय के बाद इस पूरी फॉर्मेशन की जगह को एक शांति ढक लेती है। सभी देखते हैं कि विंड और थंडर की फ्यूजन से बनी इस लाइट बीम ने सिर्फ उस डिमोनिक लोटस को ही नहीं बिखराया, बल्कि इसके रास्ते में आने वाली हर एक चीज पूरी तरीके से तबाह हो गई है। ऐसा लगता है वो माउंटेन्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ऊपर फैली एनर्जी की वायलेंट फ्लक्चुएशंस ग्रेजुअली डिसिपेट होती हैं। जो फॉर्मेशन कुछ समय पहले सभी को परेशान कर रही थी, उसका इस समय नामो निशान नहीं होता। वुहान आगे की तरफ इशारा करके बोलता है, चलो आगे बढ़ा जाए। इस समय फॉर्मेशन शैटर हो चुकी थी। सबके सामने हॉल की सच्चाई आती है। जब लोग हॉल के सेंटर पे देखते हैं, वहाँ पे एक पतला सा फिगर खड़ा होता है, लेकिन लोग इसे तब पहचानते हैं जब इसकी पीठ पे बड़ी सी रूलर दिखाई देती है। हाँ, लेकिन अब ये है कौन, ये तुम सब कमेंट्स में लिख के बताओ। देखते हैं इस कठिन सवाल का जवाब कौन दे सकता है। अगले एपिसोड में हमें इस एम्पर रियून्स की सच्चाई मालूम पड़ेगी और इस मेन हॉल में ऐसे क्या राज छुपे हुए हैं, हम उनके बारे में भी जान रहे होंगे। ये बात तो सही है कि यहाँ पे इकट्ठे होने वाले एक्सपर्ट्स में अभी भी सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स इंट्रोड्यूस नहीं करवाए गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स के, ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट। सो आने वाले 1-2 एपिसोड्स में ये चीज क्लियर हो जाएगी। ऑफ कोर्स फाइटिंग सीन्स भी भर भर के देखने को मिलने वाले हैं। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। और अगर नेक्स्ट एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन कर लो, जिससे वीडियो रिलीज होते ही आपके पास तुरंत ही पहुंचे। हमारी नॉर्मल अर्ली एक्सेस की वीडियोस भी चल रहे हैं। सो अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं होता, आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। काफी जल्दी इमोर्टल गॉड्स या फिर उसके ऊपर वालों के लिए भी वो 2 एक्स्ट्रा एपिसोड वाली सर्विस भी शुरू हो जाएगी। सो डिसीजन आपके हाथ में। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अंटिल देन पीस आउट।